क्या करेंगे, ये 2 बार में होगा टेस्ट। 2 बार में मतलब है ये अभी इसी हफ्ते में 1 बार और ले लिया जाएगा। बेहद इम्पोर्टेंट है। इसी टेस्ट में से काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे पेपर में। कुछ सवाल ऐसे हैं जो चेंज हो चुके हैं, अभी मैं उनको करेक्ट करा दूंगा, वही याद करेंगे। अब वो करेक्ट दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जो इसमें लिखवा देंगे वही आएगा। चेंज होने का टाइम नहीं, पेपर छप चुका होगा चेंज बोर्ड का। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा, किसी का गलत ना लिख जाए। दोबारा चेंज का कोई मौका इसमें नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा फाइनल टेस्ट होगा केवल 1 बार और आपका। जो अब तक का पढ़ाया है मैंने वो अधिकतर इसमें है। जो अब तक का पढ़ाया, अब तक जो टेस्ट हुए उनमें से कुछ सवाल, जो चुनिंदा सवाल हैं, वो इसमें हैं। जो बीच बीच में आपको बता दिए जाते हैं ओरली, वो भी इसी टेस्ट में है। देखिएगा, पहला सवाल है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निर्देशक कौन है? लिखिएगा श्री पार्थ सारथी। श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा। थोड़ा स्लो बोलेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा उसको। श्री पार्थ सारथी, पार्थ जैसे महाभारत में बोलते थे ना पार्थ, वो वाला पार्थ। सारथी जैसे महाभारत में थे ना सारथी, कौन थे सारथी? हाँ, याद रखेंगे इसी से, महाभारत से। सेन शर्मा, अंबिका को याद रखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से घूम करके याद करेंगे, महाभारत के ही सारे पात्र हैं। हाँ, इसकी राष्ट्रीय संग्रहालय की जो स्थापना थी किस सन में हुई थी? हाँ, वेरी गुड, 1949 में हुई थी। पहले आ चुका है ये सवाल, लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 को हुई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? आर.सी. राजगोपालाचारी। आर.सी. राजगोपालाचारी। यहीं से एक सवाल आएगा, यहीं से, इन्हीं में से जो लिखवा रहे हैं। आर.सी. राजगोपालाचारी। कब किया था इन्होंने उद्घाटन? 15 अगस्त 1949 को ही किया था। 15 अगस्त 1949 को। जो पार्थ सारथी सेन शर्मा हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निर्देशक हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के मालदा में। मालदा में इनका जन्म हुआ था 30 जून 1970 को। वैसे इस तरीके का सवाल नहीं आएगा। और क्या है ये? 1994 बैच के आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं। 1994 बैच के। अच्छा, इनकी एक और विशेषता है, ये लेखक भी हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, लेखक भी हैं। लेखन में बेहद अच्छा इन्होंने स्थान बनाया हुआ है लेखन में। और ये न्यूज़पेपर वगैरह इनके लिए भी अपने लेख इन्होंने दिए हैं, इसलिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। पार्थ सारथी सेन शर्मा, 100% आएगा ही आएगा सवाल। ठीक है भाई, सारी डिटेल लिख चुके हैं इनके बारे में। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। पेंसिल द्वारा छाया प्रकाश दिखाने के लिए निम्न में से प्रयोग करते हैं। 6B। 6B, जल्दी में ना हो आज कई स्टूडेंट, इसमें टाइम लगेगा हल कराने में। 6B तो ऑप्शन को देख के तो लगेगा। हाँ जी, यदि ऑप्शन में 8 भी हुआ, हाँ तो फिर 8 लगेगा, जो भी ज्यादा होगा वो। ठीक है, वस्तु को नजदीक व उजली दिखाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते हैं? उजले रंगों का या सफेद रंगों का? उजले रंगों का या सफेद रंगों का, एक ही बात होती है। प्रकृति चित्रण करते समय किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? परिदृष्टि। परिदृष्टि, इसको सार्वजनिक कला भी कह सकते हैं। सार्वजनिक कला,
सार्वजनिक कला भी कह सकते हैं इसको, परिदृष्टि की जगह। सार्वजनिक प्राकृतिक चित्र संयोजन में अहम भूमिका होती है। लिख लीजिए, परिदृष्टि, संतुलन, समन्वय। परिदृष्टि कॉमा लगा लीजिएगा, संतुलन, समन्वय। 6 नंबर सवाल है, परिदृष्टि के अनुसार चित्र में दिखाई देती है सामने की वस्तु बड़ी और पीछे की वस्तु छोटी। सामने की वस्तु बड़ी और पीछे की वस्तु छोटी। साफ साफ लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे जो पढ़ने वाले व्यक्ति की समझ में आ जाए, कोई सवाल छूटे ना, कोई शब्द ना छूटे किसी का। किसी का बाय चांस छूट जाता है वो यहीं पे चेक करके जाएंगे और उसको बिल्कुल करेक्ट करके जाएंगे यहाँ, क्योंकि इसी हफ्ते में दोबारा भी होगा, जब भी होगा OMR शीट पर होगा, ताकि आपकी परख की जा सके। सर 6 वृद्धि सही हो जाएगा इसमें? नहीं, 6 मुख्य, सक्रिय और सहायक वाला। साधारणतः मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7.5। 7 सही 1/2। 7.5। 7 सही 1/2। 7.5। आप इसी के नीचे लिखिएगा या इसी के सामने लिख लेना जहां पर भी जगह है। हंस पुरुष जहां पर भी वो है, सुनो मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो पीछे लिख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर डालिए 7 नंबर और पीछे लिख दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा लिखवाना है। पीछे एक ही तरफ कॉपी है, इसीलिए है ताकि आप इसमें लिख सकें। आपको ना किसी कॉपी को लाने की जरूरत है, यहाँ पर आपको क्या दफ्ती और केवल पेंसिल लेकर के आने, एक अच्छी पेंसिल। हंस पुरुष अपनी ही अंगुली के मान से, क्योंकि इनमें से ही कई, इसमें से बदल सकता है सवाल ये। अंगुली के मान से 108 अंगुल लंबाई वाला होता है। जब थ्योरी लिखवाई थी तो थ्योरी में ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप इसी को जाकर के वहां पे देखिए, इसमें 4 गुना मिलेगा, इसमें से कम 10 गुना लिखा हुआ वहां पर। उसमें कोई प्रश्न उसमें वहां से नहीं छूटेगा, उसे देख लीजिएगा सभी जाकर के। इसके भी ये तो मैं मुख्य लिखवा रहा हूँ, वहां पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसका। नंबर 2 लिखिएगा, भद्र पुरुष अपनी ही अंगुली के मान से डॉट लगा सकते हैं 106 अंगुल लंबाई वाला होता है। भद्र पुरुष किसे कहेंगे? पूनम पूछा क्यों नहीं फिर? भद्र पुरुष किसे कहेंगे? हाँ, कुशाग्र बुद्धि को। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी जहां पर मैंने लिखवाया है। भद्र पुरुष कहेंगे कुशाग्र बुद्धि को। उदाहरण दो। जैसे कालिदास, चाणक्य कैसे थे? कुशाग्र बुद्धि थे। उनके दिमाग में हर उसका समाधान था, हर समस्या का, और त्वरित निर्णय लेते थे, तुरंत सोचते थे। जो एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित कर लिया था उन्होंने। घनानंद जैसे राज्य का शासन खत्म कर दिया था। किसको? चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य को उठा करके लाए थे कहाँ से? वो के राजा थोड़ी थे, उनका घर खानदान से राजा थोड़ी चलते आ रहे थे। लेकिन उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना, क्योंकि उनको घनानंद को क्या करना था? नष्ट करना था। इसलिए उसको बुद्धि को पहचाना, उसके निर्णय को देख करके उसको लिया। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं इसी के माध्यम से घनानंद का समूल नाश कर दूंगा, और उन्होंने किया।
या ऐसा। फिर उनका पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। जो बिंदुसार था, उन्होंने जो राजकाज था, राजकाज को कम भी नहीं होने दिया, लेकिन वो बढ़ा भी नहीं पाए, वो उन्होंने इतना ही मेंटेन रखा। उनके बाद कौन हुआ बिंदुसार का पुत्र? अशोक। अशोक ने क्या किया? अपना राजकाज बहुत बढ़ा लिया। और जो अशोक था, अशोक को चांडाल अशोक भी बोलते थे, केवल इसीलिए बोलते थे, वो लगभग काफी ऊंची हाइट थी, लगभग 7 फीट की हाइट रही थी, बहुत बढ़िया लिबास पहनता था, तलवार थी बहुत बड़ी उसकी, और जिधर भी घूम जाता था, उधर से जिधर भी उसकी दृष्टि घूमती थी, उधर से मैदान के मैदान साफ हो जाते थे युद्ध के। वो था अशोक, जिसने अपना विस्तार बहुत ज्यादा कर लिया था। लेकिन लास्ट समय पर जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग के युद्ध में क्या हुआ? सारे सैनिक जितने भी थे, जितने जीव जंतु थे, जैसे घोड़े हाथी भी होते हैं युद्ध में, उनका रक्त, और जितने भी सैनिक थे उनका रक्त एक होकर के बह रहा था। इतने वहां पे मार काट हो गई थी। जब उन्होंने सबको मार दिया, तो वहां की जो औरतें और बच्चे थे, अपने हाथ में तलवार लेकर के अशोक के सामने अडिग हो गए, और उन्होंने कहा कि अब हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घरों के सैनिक कहाँ हैं? जो पुरुष हैं वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा पुरुष लोगों को तो आपने सबको मार दिया। अशोक के कुछ नियम थे, जो भी व्यक्ति नियम पर चला है वो कैसा हुआ है? वो महान हुआ है हमेशा। जो नियम, जिसने भी नियम को तोड़ा है, वो वहीं एक निश्चित स्थान पर बंद करके रह गया है। अशोक ने नियम का पालन किया, वो स्त्रियों पर और बच्चों पर हथियार नहीं उठाता था। जब उसने देखा कि जब यहाँ पे जनता ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं बचेंगे, तो शासन किस पे किया जाएगा, उसने अपने हथियार वहीं छोड़ दिए थे। उनकी विदारक वाणी को सुन करके, विदारक स्थिति को देख करके, उनके रक्तपात को देख करके, उसका हथियार वहीं छोड़ दिए। एक पाठ था अशोक का, अस्त्र त्याग, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद उसका मन परिवर्तित हो गया। मन परिवर्तित क्या हुआ? वो बेचैन रहा लंबे समय तक, वो बिल्कुल, उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। तो फिर भगवान बुद्ध की शरण में, किसी ने कहा भगवान बुद्ध की शरण में चले जाइए, तो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अपना पुत्र था उनका एक महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। उनको उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया श्रीलंका। वेरी गुड, हाँ, श्रीलंका भेज दिया था। तो ऐसे ही नहीं महान है ये, इनके नाम के पीछे एक महान शब्द भी लिखा हुआ, अशोक महान, या अकबर महान, या सिकंदर महान। ऐसे ही नहीं महान हुए, इन्होंने कुछ तो विशेष किया होगा तभी महान हुए हैं। तो ये थे, कैसे थे? भद्र पुरुष किसे कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति को भद्र पुरुष कहेंगे। वो अपने अंगुल से, कुशाग्र बुद्धि वाले जो भद्र पुरुष हैं, वो अपने अंगुल से कितने? 106 अंगुल की लंबाई वाले होते हैं। गुड। नंबर 3 लिखिएगा, मालव्य पुरुष। जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी वो अच्छे से जानते होंगे। अब हम जिससे पूछेंगे वही उसका जवाब देंगे। मालव्य पुरुष आपने पढ़ा है? नहीं, पढ़ने वाले बहुत हैं यहाँ पे जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी। दीपा आप बताइए मुझे, आपने पूरी क्लास अटेंड करी थी दीपा, बताइए। सर, मालव्य पुरुष जैसे राजनीति। अच्छा, गृहस्थ को कहते हैं मालव्य। जो गृहस्थ, जिनके घर परिवार है, उनको गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ को ही मालव्य कहते हैं। मालव्य पुरुष, लिख लीजिए इनको। हो सकता है वहां घर जाकर के टाइम ना मिले वो थ्योरी देखने का, ठीक है, लिख लीजिए अभी। गृहस्थ पुरुष अपनी ही अंगुली के मान से 104 अंगुल लंबाई वाला होता है। 104 अंगुल लंबाई वाला होता है। इतना साफ साफ जरूर लिखिएगा जो आपकी समझ में तो कम से कम आ ही जाए। इतना फास्ट भी मत लिखिए, मैं फास्ट नहीं बोलूंगा, इसलिए साफ साफ लिखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद कर पाए आप उसको। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ साफ जरूर लिख दीजिएगा। नंबर 4 लिखिए, रूचक। रूचक पुरुष, रूचक होते हैं साहसी, साहसी पुरुष रूचक कहते हैं साहसी पुरुष को। जैसे सैनिक। हाँ, सैनिक, हर एक सैनिक को नहीं कहेंगे, पहले उनमें जो प्रसिद्ध वाले लाएंगे, प्रसिद्ध वाले नाम, जिनको देख करके सैनिक कहने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ऐसे कौन थे? महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, वेरी गुड।
हाँ, रोचक पुरुष या साहसी पुरुष अपनी अंगुली के मान से 100 अंगुल लंबाई वाला होता है। 100 अंगुल लंबाई वाला होता है। अगला लिखिए नंबर 5, सशक। सशक, अच्छा, सशक्त कहेंगे राजनेता को। सशक्त यानी कि सशक्त। सशक्त तो समझते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, सशक्त। आप उसमें तय लगाओ, सशक्त कौन होगा, तो समझाने के लिए कह रहे हैं हम आपको। सशक्त कौन होगा, जो राजनेता होगा। पैसा धन किसके पास होगा, हाँ, सशक्त से सशक्त कर लीजिए उसको। लिखिए सशक्त, सशक्त राजनेता पुरुष अपनी अंगुली के मान से 90 अंगुल प्रमाण का होता है। 90 अंगुल प्रमाण का होता है, जो साधारण होते हैं। हाँ, दिव्य पुरुष जैसे बुद्ध हैं। गुड। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 से 61 में चित्रित हुआ। किसने चित्रित करवाया था, मेहरावल तेज सिंह ने। मेहरावल तेज सिंह ने। मेहरावल तेज सिंह ने। महाराणा प्रताप के समय किस उपशैली का विकास हुआ, चावड़ शैली का। चावड़ शैली का। किस शैली के पुरुषों के चित्रों में बड़ी मूछे, पगड़ी जिसके ऊपर कंगली होती थी। पेपर में आएगा सवाल। मेवाड़ शैली के पहले भी आ चुका है, पहले भी कई बार पेपर में देखा जा चुका है। जो बच्चे यूथ कंपटीशन पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं, शिल्पी पढ़ते हैं, उस सब में सवाल मिलेगा। मेवाड़ शैली फड़ चित्रण को विकसित करने में किनका प्रमुख योगदान रहा है, श्रीलाल जोशी व दुर्गालाल जोशी। श्रीलाल जोशी व दुर्गालाल जोशी। किस कला में, अगर फास्ट बोले तो रोकवाइए वहां पे। किस कला में कपड़े पर देवताओं के चित्र बनाकर देवताओं की मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं, पिछवाई कला। वेरी गुड मधु। पिछवाई कला पहले भी आ चुका है, बीच में पढ़ा चुके हैं, समझा भी चुके हैं इसको। अगला सवाल है 13 नंबर। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, लिखिएगा। पहले नंबर पर जाता है एरिक डिकिंसन को। एरिक डिकिंसन जो अंग्रेज थे। एरिक डिकिंसन एक अंग्रेज थे। एरिक डिकिंसन, छोटा छोटा कॉमा लगा करके लिखिएगा। जब भी प्रश्न आए उसको पूरा पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन पढ़िए, एक ऑप्शन पढ़ करके उत्तर नहीं देना है आपको, ठीक है। कभी आप बहुत ज्यादा होशियार बन जाए पेपर में और फटाफट एक पढ़ा उसी पे निशान लगा दो, नो। इसलिए दूसरा लिखिए डॉक्टर फैयाज अली। इनमें से एक मिलेगा या तो, या फिर तीनों ही मिलेंगे। तीनों मिल गए तो उपरोक्त सभी। कई बार 2 भी दे देता है तो 2 को लगाएंगे, 3 दे देता तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, 1 दे देता तो एक पर निशान लगेगा। डॉक्टर फैयाज अली। फै के ऊपर 2 मात्राएं चढ़ाइए, फैयाज अली। नंबर 3 लिखिए काल खंडाल वाला। कई बार सुन चुके हैं इस नाम को, कितनी बार आ चुका है, काल खंडाल वाला। प्रश्न नंबर अगला है, मांडना क्या है, लोक कला है। लोक कला है। जो पिछला टेस्ट हुआ था 12 नंबर का, 11 नंबर का, उसमें सारी डिटेल में है, देख लीजिएगा उसमें। कागज पर निर्मित देवताओं के चित्र कहलाते हैं पाना चित्र। पा ना, पे आ ने आ, पाना चित्र।
पक्षियों को किस शैली में स्थान मिला? पशु पक्षियों को किस शैली में स्थान मिला? बूंदी शैली में। बूंदी शैली में। हाँ, 100% आएगा सवाल ये। बूंदी शैली में 100% आने वाला सवाल। इसमें कौन से पक्षियों को मिला? तोता, मोर, कोयल। विशेष रूप से इनको चित्रित किया गया है। तोता, मोर, कोयल, इनको विशेष रूप से चित्रित किया गया है। बूंदी शैली। साफ साफ और सही लिखने की कोशिश करेंगे। 100% सही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा कुंभलगढ़ दुर्ग किन दुर्गों की श्रेणी में आते हैं? पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग। क्वार्टर्स, पारिद कहते हैं परिधि वाले, परकोटा वाले, बड़ी बड़ी बाउंड्री वाले। जैसे दीपा, आपका घर बना हुआ, उसकी बाउंड्री की है लेकिन तुमने छोटी है। वो क्या है, बड़ी बड़ी होती थी। किला बनाता था, बड़ी बड़ी बाउंड्री ऊंची ऊंची की जाती ताकि उनसे बचा जा सके दुश्मनों से। क्वार्टर्स एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले, हरे एवं अन्य रंगों से बने चित्रण कहलाते हैं। क्वार्टर्स एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले, हरे एवं अन्य रंगों से बने चित्रण कहलाते हैं। ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी है, सामने देख रहे हैं सब ब्लू पॉटरी ही है। 18 नंबर पीछे डाल करके लिखिएगा, इसमें भी लिखवाना पड़ेगा थोड़ा। प्रश्न नंबर जरूर डालिए। 18 नंबर नहीं ढूंढते रह जाओगे किसका उत्तर है ये। ज्यादा आगे पीछे नहीं जाना, जहां है उसी के ठीक पीछे लिखते जाइए आप। हाँ, पीछे वाले, हाँ ऐसे लिखो। ब्लू पॉटरी, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की नीली कला भी इसी को बोलते हैं। लिखिएगा, ब्लू पॉटरी का जन्म ईरान में हुआ। 100% आने वाला सवाल है भाई ये। 100% आएगा ही आएगा। ये समझ लो नान है, नाने का कोई चांस नहीं है इसका। ब्लू पॉटरी कला का जन्म ईरान में हुआ। और मुगल काल के दौरान भारत आई थी। भाई ईरान में जन्म हुआ तो समझ जाएंगे आप कैसे आई होगी, क्योंकि मुगल इसको अपने साथ ले आए थे। मुगल काल के दौरान भारत आई थी। अब लिखिए, ब्लू पॉटरी का विकास जयपुर में हुआ। ब्लू पॉटरी का विकास जयपुर में हुआ। नीचे लिखिएगा, मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम ब्लू पॉटरी कला को, जिससे भी पूछा जाएगा आने वाले समय में वही उसका उत्तर देंगे, इसको आज ही याद करेंगे। ब्लू पॉटरी कला को जयपुर लाए। अब अगला सवाल लिखेंगे इसी में। प्रश्न आएगा पेपर में, ब्लू पॉटरी कला का स्वर्ण युग किसका काल माना जाता है? 100% सवाल आएगा। लिखिए आप उसको। जयपुर लाए, लिख लिया? यस सर। सवाई राम सिंह द्वितीय को, सवाई राम सिंह द्वितीय के शासन काल में,
सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पॉटरी का स्वर्ण युग आया। ब्लू पॉटरी का स्वर्ण युग आया। स्वर्ण युग के संबंध में बताइए, आप बताओ अंकित, स्वर्ण युग किसे कहेंगे? सर जो कलाकार हाँ, चरम पर थी ब्लू पॉटरी उनके समय में। किसके समय में? हाँ, राम सिंह के समय। अरे हमें ही देख लो भाई, राम सिंह के समय में ना, तो राम तो याद रख ही सकते हो। हाँ, तो उसमें देखने की क्या जरूरत नहीं है। अब प्रश्न आता है, मेरी तरफ ध्यान दो, ब्लू पॉटरी में कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अब प्रश्न लिखिए, ब्लू पॉटरी में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सरोज, मुल्तानी मिट्टी देखिए सरोज, जी सर। कैसी होती है? पीली पीली चिकनी चिकनी। हाँ, क्या काम आती है वो? चेहरे पे लगाने के। हाँ, चेहरे को भी चमकदार बना देती है, बालों को भी चमकदार बना देती है। वेरी गुड। यानी कि सौंदर्य प्रसाधन का भी साधन है। अगर उसमें मिट्टी में अगर हल्का सा टर्मरिक पाउडर मिला करके चेहरे पे लगाएं तो कोई भी फेस पाउडर ऐसा नहीं को क्या लगाते चेहरे पर, उनसे भी कई गुना बढ़िया काम करता है वो। ठीक है, और बहुत सस्ती आती है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। समझ गए ब्लू पॉटरी के संबंध में? इससे बाहर एक भी सवाल आएगा नहीं ब्लू पॉटरी का। किस मिट्टी से बना हुआ है, किसके शासन काल में स्वर्ण में था, है ना, कहाँ से आई, और किसके शासन कौन कहाँ से लेकर के आए इसको। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा। इसको चीनी मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, चीनी मिट्टी भी कहते हैं। पॉटरी जो भी होती चीनी मिट्टी ही कहते हैं उसको। ठीक है, वो अब ब्लैक हो, ब्लू हो, या ग्रीन हो, या कोई सी भी हो, तो ये सब सिरेमिक के अंतर्गत आएंगे। सिरेमिक के अंतर्गत आएंगे। सवाल आ जाता है ब्लू पॉटरी या पॉटरी वाला जो उद्योग है किस कला के अंतर्गत आएगा, तो फिर वहां सिरेमिक ही लिखेंगे। अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, ये तो हो गई ब्लैक पॉटरी एक होती है, सॉरी ब्लू पॉटरी एक होती है, ब्लैक पॉटरी। अब उसी के पीछे लिख लीजिए वहीं, ये कैसी है यहां पर देख रहे हैं बोर्ड पर आप, ये तो है ब्लू। ब्लू पॉटरी के बारे में आप सब समझ गए। अब हमें क्या करना है, ब्लैक और देख लेते हैं। निजामाबाद, अभी किसने बताया निजामाबाद? किसी ने भी बताया, अभी आवाज आई थी मुझे। रुस्तम हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड रुस्तम। ब्लैक पॉटरी, ये ब्लैक पॉटरी है। ब्लैक पॉटरी, अब ब्लू में और ब्लैक में क्या अंतर दिखाई दिया? कलर का ही तो अंतर है, बाकी सब कुछ वही है। अब ब्लैक जो ब्लू है, ब्लू कहाँ की रही है प्रसिद्ध? कौन लेकर के आए थे? कहाँ से आई थी? कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? अरे वाह, वेरी गुड, इतनी जल्दी होशियार हो गए। अब ये क्या है? ब्लैक। ये है ब्लैक। अब ब्लैक ब्लू में क्या अंतर है? कलर का अंतर है। लिखिएगा, ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? निजामाबाद की तो बहुत प्रसिद्ध है। आजमगढ़, आजमगढ़ कॉमा लगा दीजिएगा। उसके बाद राजस्थान और गुजरात में भी बनती है। ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? हाँ, वो निजामाबाद ही लिखते हैं। गुजरात। ये बहुत सारे हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं आप इनको। इस पे क्या बना हुआ है? ब्लैक वाला, यही वाला नीचे जो बर्तन लगे हुए हैं। ये वाला, ये भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, ब्लैक पॉटरी क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है।
आता वैसे उसी का ही है, अधिकतर ब्लू का आ जाता है, रेड का आता है, कई बार ब्लैक का भी आ सकता है, तो इसलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? निजामाबाद की। खुर्जा में रेड पॉटरी। लिख रही है ये सब? गुड। अगला सवाल देखेंगे, भारत में ब्लू पॉटरी कला कहाँ से आई जो राजा राम सिंह के समय में फली फूली? कहाँ से आई? ईरान से। लिख दीजिए। फारस किसी बच्चे ने लिखा था, फारस भी लिख सकते हैं उसको, फारस भी लिख सकते हैं। तो सर ये फिर ईरान के वो बदरखा वाला वो ब्लू कलर उसकी हाँ जी relation समझ में गया आप, आता पहुंच है। गया आपका दिमाग वहीं। ठीक है, बिल्कुल। दिमाग हमारा तुरंत अगर पहुंच रहा है कहीं, उसके पॉइंट पर सारी डिटेल खोल देता है। जैसे ये अभी इस पे एक दबाते हैं सारी डिटेल आ जाती है, वैसे दिमाग भी काम करता है। अगर हमने पढ़ा है तभी काम करेगा। पढ़ेंगे तो हमारा सारा काम एकदम से अच्छा होता रहेगा। निम्न में से कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। कुंदन किसे कहते हैं? स्वर्ण कला। कुंदन किसका पर्यायवाची है? सोने का। जयपुर लिख दीजिए। पकाई मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि पर बनी चित्रकारी कहलाती है टेराकोटा। इंपॉर्टेंट सवाल है। टेराकोटा टेराकोटा तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले भी आ चुका है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर व अलवर। जयपुर व अलवर। अजरक प्रिंट में किन रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है? अजरक प्रिंट में किन रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है? नीला एवं लाल रंग। देखते हैं अगर आता है। सर ये अजरक प्रिंट रजाई होती है वो हैंड ब्लॉक की होती है। एक ब्लॉक होता है जैसे मोहर होती है, मोहर जैसा ही एक ब्लॉक होता है। अब उसको हाथ से पकड़ते हैं इस प्रकार से और फटाफट फटाफट छापते जाते हैं। ठीक है, वो होती है हैंड ब्लॉक। हैंड ब्लॉक जिसको अजरक प्रिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजरक प्रिंट बोलते हैं। ये है, देखिए सब छाप रहे हैं ना, इनके हाथ में देख रहे हैं। देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो, ये मोहर के जैसा ही है। है ना? नहीं देख पा रहे अभी, दिखाई नहीं दिया? देखो इसमें दिख सकता है। ये मोहर के जैसा ही है, हैंडल बना हुआ है। उसको कलर में लगाते हैं, छापते जाते हैं, कलर में लगाते हैं, छापते जाते हैं, कलर लगाइए फिर छापते जाइए। वो जो कलर है, इसमें कुछ मुख्य कलर ऐसे होते हैं जिनसे अधिक कार्य किया जाता है। कार्य तो बहुत सारे कलर में किया जाता है, लेकिन हर कला के कुछ मुख्य रंग होते हैं। जैसे हर संस्था में एक ही तो मुख्य होगा, वैसे ही कलर भी होते हैं। हर चीज में मुख्य होगा फिर वो। जैसे परिवार में कोई तो मुख्य होता है, वैसे ही कलर में भी। इसमें हैंड ब्लॉक कलर के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए। समझ गए हैंड ब्लॉक क्या है? अजरक प्रिंट बताओ फिर आप। सर मोहर एक तरीके जैसे सर आज के टाइम में मेहंदी के लिए भी यूज होता है। हाँ, ब्लॉक पेंटिंग के लिए भी यूज होता है। किया जाता है, हाँ। जल्दी से छप जाती है वो, इसलिए जी, अजरक प्रिंट इसे बोलते हैं। समझ गए दीपा? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को ही अजरक प्रिंट कहते हैं। अच्छा, अब ये अगर सवाल आ जाता है, अजरक प्रिंट पेंटिंग किस कला के अंतर्गत आएगी? ये ज्यामितीय कला है या अलंकारिक कला है? ये ज्यामितिक कला है। देख रहे हैं आप? पैटर्न फॉलो कर। हाँ, ये ज्यामितिक कला है। ये ज्यामितिक कला के अंतर्गत आएगी। ये सब ज्यामितिक है ना? ठीक है सर। ये फ्री हैंड से कहाँ बन रही है? नहीं, मैं कह रही इसलिए अलंकार। हाँ, पैटर्न ये ज्यामितिक कला के हाथ से अंतर्गत। बनाई हुई जो चीज़ है वो सारा अलग है। हाँ। ये छाप है तो ये हाँ, ये ज्यामितिक डिजाइन के अंतर्गत आएगा। ज्यामितिक किससे बनना है? तो मोहर का यंत्र है ना? यंत्रों से खींची गई रेखा कैसी होती है? हार्ड होती है।
हाँ, तो फिर इसे आप कैसे बदल रहे हैं? बेस जानिए, हमेशा किसी भी प्रश्न का बेस जानने की कोशिश करिए। अगर बेस नहीं पता है हमें तो फिर क्या है, वो हमसे गलती होने की गुंजाइश रहती है। वैसे भी इसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स है। रेड पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? खुर्जा। खुर्जा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की भी प्रसिद्ध है। हाँ, लिख लो, लिख लीजिए चाहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यूपी। यूपी में कौन सा है? खुर्जा। खुर्जा। और ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, आजमगढ़, हाँ, गुजरात। और ग्रीन पॉटरी राजस्थान, गुजरात, एमपी। राजस्थान, गुजरात, एमपी, ग्रीन। और ब्लू, ब्लू कहाँ की है? हाँ, राजस्थान या जयपुर। राजस्थान, गुजरात, एमपी। राजस्थान, गुजरात, एमपी। जो भी समझना क्लियर करना, क्लियर करके जाइए। 100%। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर टेस्ट होगा ये। उस टेस्ट में 125 में से 120 से नीचे किसी के भी नहीं आने चाहिए। इस टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस टेस्ट में 120 से नीचे किसी के नहीं होने चाहिए। अभी हो जाएगा, हो सकता है कल भी हो जाए। कल टेस्ट लेने का मतलब है देख लेंगे कौन कितनी तेज दौड़ रहा है। निम्न में पैर की उंगली में पहने जाने वाले आभूषण हैं। उंगली में कौन पहना जाता है? डोरिंग। हाँ, बिछिया भी बोलते हैं, सही कह रहे हैं आप। बिछिया। फोलरी भी बोलते हैं, फोलरी। फोलरी, कॉमा लगा के लिखते थे। फोलरी। गौर भी बोलते हैं, गौर। गौर। एक होता अंगूदा, जिसे अंगूठे में पहनते हैं, पैर के अंगूठे में। अंगूदा, पैर के अंगूठे में पहनते हैं इसको। इस तरीके का एक सवाल आएगा, ठीक है, आभूषण से संबंधित। 25 नंबर सवाल है, जवाहर कला केंद्र जयपुर, जिसके वास्तुविद श्री चार्ल्स कोरियन थे, का उद्घाटन किस भारतीय राष्ट्रपति ने किया था? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। जवाहर कला केंद्र कहां पर है? जयपुर में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये था जवाहर कला केंद्र जयपुर, इसकी जो कल्पना की थी वो किसने की थी? जयसिंह सेकंड ने, जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने। कौन थे? जयपुर के संस्थापक थे। हाँ जी, वेरी गुड। जयपुर के संस्थापक थे कौन? जयसिंह द्वितीय। और इन्होंने कल्पना कब कर ली थी? 17वीं शताब्दी में की थी। 17वीं शताब्दी में। बना कब? 19वीं शताब्दी में। कितने साल पहले कल्पना कर ली थी? कम से कम 200 साल पहले इन्होंने कल्पना कर ली थी कि हाँ, इस तरीके से बनवाना है। हाँ जी, 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में कल्पना की थी इन्होंने कि यहाँ पर इस तरीके का केंद्र होना चाहिए जिसमें विभिन्न कलाओं से संबंधित कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, वो अपनी कृतियां रख सके, अपना कार्य आगे बढ़ा सके। ये कल्पना की थी। बनवाया किसने थी? राजस्थान सरकार ने बनवाया था भाई, किसी आदमी ने नहीं बनवाया था। ऊपर लिखा हुआ चार्ल्स कोरियन कौन थे? वो आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्ट ही तो थे, इसके बनाने वाले नहीं थे। बनवाया किसने था? वो सरकार ने बनवाया था, राजस्थान सरकार। जी, हाँ जी, यस, हाँ जी। चलिए आगे देखते हैं। वो रूपायन संस्थान, ये लिख लिया सभी ने? रूपायन संस्थान बेरुदा जोधपुर, जो लुप्त कला की खोज व उन्नयन का कार्य कर रही है,
की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी व विजयदान देथा। विजयदान देथा दे एक है, थर्मस वाला थे, देथा इन्होंने की थी। हाँ, भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता ही आता है भाई, ना आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता इस सवाल का, और हर पेपर में मिलेगा। किसी भी पेपर को उठा के देख लो, किसी भी बोर्ड के, हर बोर्ड में मिलेगा। बिहार में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, किसी बोर्ड में मिल जाता है। और डाइट और पीसीएस तक के सवालों में ये सवाल आता है। भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में मेटल धातु से बनी हड़प्पा कालीन नर्तकी की मूर्ति जो मधुशिष्ट तकनीक में बनी है की कल्पना की लंबाई कितनी है? 100% आएगा सवाल, 101% ऐसा आना ही आना है, मिलेगा पेपर में। कितनी है? 4.5 इंच। कितनी? 10.5 या 11.4 सेंटीमीटर। 10.5 लिख लो, वहां पे लिख लो। 11.4 आज नाप के देखना जाकर के घर। सर वो तो संग्रहालय में रखी है पर। अरे तो इंच तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। 4.5 गुना करेंगे तो 11.4 आएगा। हाँ, 11.4 आएगा, ठीक है। कहीं तो 4.1। हाँ हाँ, वो दिखा दो। तो उसकी वजह से 10। हाँ, 29 नंबर सवाल देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर, अजंता में भगवान बुद्ध को दूसरे चरण में मानवीय रूप में दिखाया गया है। हीनयान में, हीनयान और महायान 2 शाखाएं थी। हीनयान में मानव रूप में दिखाया गया है। अजंता के भित्ति चित्र फ्रेस्को पद्धति से नहीं बनाए गए हैं। यह पद्धति कहाँ की है? यह रूस की है। रूस की है। 31 नंबर सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंची का शीर्षक चित्र मोनालिसा जो लोव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है किस शताब्दी का है? 16वीं शताब्दी का है। 100% आएगा यार, 100% आएगा सवाल। पर इसको ईस्वी भी का 1504 ईस्वी आएगा तो 1503 से 1519 में बना था। 1503 से 1519 में बना था और 16 साल का समय लगा था इसे बनाने में, अगर ईस्वी आता तो। लिख लीजिए, चाहे लिख सकते हैं इनको, अच्छे सवाल हैं, सवाल आ जाते हैं पेपर में। 1503 से 1519 के बीच बना था ये चित्र और 16 साल का समय लगा था, लगभग कह सकते हैं, ठीक है। 16 साल का समय लगा था। इसी के पीछे लिख लीजिए, सवाल नंबर डाल के 31 नंबर डालकर या ऊपर जगह हो वहां पे लिख दीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि यह चित्र किसका था? विंसी की माँ का था। माँ का क्या नाम था? कैटरीना। लियोनार्डो दा विंसी की माँ का नाम था कैटरीना। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने उसका चित्र बनाया था। कुछ लोगों का मानना है कि एक धनिक व्यापारी की पत्नी का चित्र था। माँ का क्या नाम था? कैटरीना। लियोनार्डो दा विंसी। कैटरीना याद भी हो गया। अरे वाह मोनिका, तुम्हें तो कैटरीना याद भी हो गया। चलो अच्छा है, गुड, ऐसे ही याद करो। अगला एक और सवाल लिख लीजिए इसमें। 1911 में मोनालिसा चित्र को लूटा गया था, जिसके कारण यह सुर्खियों में आ गया। अब पूछा जाएगा मोनालिसा चित्र को किस सन में लूटा गया था? 1911 में लूटा गया था, जिसके कारण यह सुर्खियों में आ गया था।
सब धूम 3 में जो दिखाया गया है, धूम 2 में पेंटिंग को चोरी करते हैं वाली, वो कपड़ा है। पेंटिंग को चोरी करते हैं ना, हाँ जी, पेंटिंग भी चोरी करते हैं धूम में। ये वाली होगी तो इसलिए नहीं नहीं, ये नहीं, वो कपड़ा है इसमें ईसा मसीह। हाँ वो एक बस कपड़ा ये है मोनालिसा। मोनालिसा लिखिए, एक और सवाल लिखिए इसी का। मोनालिसा को मूल रूप से ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। मोनालिसा का कोई सवाल आएगा तो इनसे बाहर कोई नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। और इसकी बहुत ज्यादा डिटेल देखनी है तो फिर थ्योरी में जाइए, जो आपको हम डिटेल में लिखवा चुके हैं। मोनालिसा को मूल रूप से ला जोडोका, ले आ ला जोडोका, जे ओ डे ला जोडोका के नाम से जाना जाता है। अब ये पूछ लिया जाएगा मोनालिसा का मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है। हाँ, सर इसको शैल खंडों की राजकुमारी के नाम हाँ जी, नहीं, इसको नहीं कहते। श्रीखंड की राजकुमारी तो दूसरी है, ये कौन सी इसको नहीं है, तो बोलते हैं वो नहीं है। वो पहाड़ों के बीच में ला जोड़ो का या ला इसी को बोलते जो हैं। कोडा, कोई सा एक शब्द ऐसा आएगा, बस इसमें पूछ लिया जाएगा। लिखिएगा, मोनालिसा चित्र ऑयल पेंटिंग से बना है। इसी में लिखिए मोनालिसा चित्र फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित है। क्वेश्चन में लिख रहा है। 32 नंबर सवाल देखिए। गणवाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है जो 1907 में कहां से प्रारंभ हुई। पेरिस, फ्रांस में लिख सकते हैं। फ्रांस लिख दीजिए, कॉमा लगा करके लिख दीजिए। अगला है अशोक का सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ के पुरातन संग्रहालय में संग्रहित है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में किस पार्क में स्थापित करवाया था। हिरन पार्क है, हिरन पार्क। ये है अशोक तिलक। लिखा अशोक का सिंह शीर्ष यानी कि सिर, ये वाला। सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में किस पार्क में स्थापित करवाया। हिरन पार्क में स्थापित करवाया। ये सारे इसी के स्तंभ है भाई। कितने स्तंभ है? बहुत सारे हैं। ये सारे अशोककालीन ही हैं। सारनाथ का सिंह शीर्ष जिस माध्यम में बना है उसका नाम है बलुआ पत्थर। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% सवाल आएगा, 100% आएगा सवाल। मौर्यकालीन आदमकद यक्षिणी चवर धारणी की मूर्ति किसकी बनी है? दानेदार बलुआ पत्थर की।
ये यक्षी की मूर्ति है, दिल्ली में रखी है। देखी हुई है आपने? तो दिल्ली गए थे बच्चे, उन्होंने देखी है। यक्षी की मूर्ति है, ये लाल पत्थर से बनी है। बलुआ पत्थर से बनी है। ये यक्षी की मूर्ति है, दानेदार बलुआ पत्थर से बनी है। 100% सवाल आएगा पेपर में। छत्तीस नंबर है, किस मूर्ति को भारतीय मूर्ति कला की मोनालिसा माना जाता है? इसी को माना था। मूर्ति कला की कह रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, चित्रकला नहीं बोला। मैंने पहले ही बोला, प्रश्न को ठीक से सुनिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। उसके चारों ऑप्शन सुनिए। मूर्ति चित्र में अंतर बार बार बता दिया जाता है। यक्षी ये सामने उसी का चित्र है, ये मूर्ति है सामने। यक्षी या चवर धारणी भी बोलते हैं इसे, यक्षिणी या चवर धारणी। इसके हाथ में चंवर है ना, देखो हाथ है, हाथ में इसके में चंवर है। ये जो एक हाथ में क्या है, चंवर है। ये देख रहे हैं सामने, इसमें दिखेगा। ये देखिए आप, ये जो है हाथ में चंवर है, इसीलिए इसको बोलते हैं चंवर धारणी भी बोलते हैं। क्या है ये? यक्षिणी की मूर्ति है, बेहद सुंदर है। और सुंदर की पराकाष्ठा को पूर्ण किया इसने, इस मूर्ति ने, इसलिए नामी मूर्ति है। दिल्ली में जब टूर गया था, बच्चों को दिखा चुके हैं बहुत अच्छे से इन सबको, इसलिए बोलते हैं टूर मिस नहीं करिएगा, टूर मिस नहीं करिएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको ऐसे ले लेते हैं, हवा में नहीं जाते। सर इसके साथ बाल की चीज भी होते हैं, चवर जो होता है ये। चवर में बाल किसके होते हैं? फाइबर के हो सकते हैं, और भी कोई उसमें बदले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि एक निश्चित है जी। अरे वो गुरुद्वारे में भी तो करते हैं। अजंता गुफा नंबर 1, पद्म पाणी। चित्र का शीर्षक पद्म पाणी इसलिए है क्योंकि इनके हाथ में नील पद्म फूल है। नील पद्म फूल है। देख चुके हैं, चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। त्रिमूर्ति प्रतिमा, पूरा ध्यान बोर्ड पे भी रखिए और उस पर कॉपी में भी रखिए। त्रिमूर्ति प्रतिमा में मध्य भाग का चेहरा सदाशिव का है। सदाशिव, सदाशिव, हाँ जी, शिव भी लिख सकते हैं। देखिए त्रिमूर्ति जिसमें 3 मुख है, सदाशिव का है। अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर। त्रिमूर्ति की बाईं दिशा के नाशकारी रूप को कहा जाता है अघोरा। अघोरा, अघोरा। नटराज की कांस्य मूर्ति के हाथ में डमरू और आग का गोला है।
ए नहीं आएगा सर, ए नहीं। एक में क्या बता रहे हैं, आग का गोला, और एक में क्या है, डमरू। ये है आग का गोला। इसमें ये आग का गोला है, त्रिशूल जैसा दिखाई दे रहा है ना, वो आग की लपट है, वो ऊपर लपट, समझते हैं? हाँ, यही है नटराज। एक हाथ में क्या है, डमरू, दूसरे में क्या है, आग का गोला। यही, और नृत्य मुद्रा में है। कितनी मुद्रा में है ये? अतिभंगी मुद्रा में। हाँ जी, किसमें से? नाग ही है वो सारे। दीपराज चौधरी की मूर्ति श्रम की विजय, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता संग्राम का। स्वतंत्रता संग्राम का। हाँ, प्रतीक है स्वतंत्रता संग्राम का, कौमा कड़ी मेहनत का, कौमा लगन का, कौमा मानव क्षमता का। धुंधली आ रही है सर ये आ जाएगी, अपने आप हो जाएगी। यह है ड्रम्स ऑफ लेबर, जिसको हाँ श्रम की विजय सर इसको एकता का प्रतीक भी मानेंगे? जी एकता का प्रतीक। हाँ लिखवाया तो। कड़ी मेहनत, लगन, मानवता और मानव की क्षमता, स्वतंत्रता। कहाँ पर रखी हुई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। एक जगह और है ये, मद्रास में, चेन्नई में। अच्छा हाँ, चेन्नई में, मद्रास में एक ही है। हाँ, मरीन बीच पर है, मरीन बीच पर, मरीन बीच पर रखी हुई है। 42 नंबर सवाल देखेंगे। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार प्रतीक है विजय का। 100% सवाल आता है ये भी, विजय का। कुतुब मीनार सर बुलंद दरवाजे विजय का प्रतीक है। हाँ जी, वो गुजरात विजय का है। जहांगीर के हाथ में मैडोना का चित्र, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, किस चित्रकार का है? अबुल हसन का है। जहांगीर के हाथ में किसका चित्र है? मैडोना का। हो गया ना? इसमें थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। हाँ, ये मैडोना है, मैडोना का चित्र है। कौन थी ये? मरियम, मरियम का चित्र था। कौन थी? ईसा मसीह की माँ। किसने बनाया था ये? अबुल हसन ने। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद। किनके हाथ में है ये? स्वर्ण युग कौन सा था चित्रकला का? अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। उस्ताद मंसूर का बाज के चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? सफेद तथा भूरा, सफेद तथा भूरा। बाज का चित्र तो देखा है आपने? ओके। किसके युग को, जो बाज है उसमें बाज किस पर बैठा हुआ है? सरोज, तुम्हारा नाम सरोज है। किस पर बैठा हुआ है? अच्छा, नहीं याद नहीं करते घर पे जा। क्या बताओ? अलका, विश्वास पर। यस,
विश्रामी पर, विश्रामी है, उसके बैठने का स्थान बनाया हुआ था जहांगीर ने। घूम घाम करके आता था वो, उस पर बैठता था। विशेष तरीके का एक विश्रामी एक स्थान बनाया था, यानी कि उसके लिए सीट बनवाई हुई थी बैठने के लिए भी। जैसे जहांगीर के लिए सीट थी, उसके लिए भी एक सीट थी जिसका नाम था विश्रामी। घूम करके आता था तो उस पर बैठ करके विश्राम करता था। उसके चित्र बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा था पूनम, आप बताओ। सर शाह समाज ने जहांगीर को बाज भेज दिया था Very good. जिसको बिल्ली ने मार दिया था। हाँ। तो उसकी याद में उसने जहांगीर ने चित्र बनाया। किससे बनवाया था? मंसूर मंसूर से। नक्काशी। हाँ, नक्काशी मंसूर से बनवाया था। चित्र का क्या नाम था? हाँ। चलिए अभी एक और सवाल आएगा इससे संबंधित, उसके बारे में जब समझाएंगे आपको। किसके युग को किसके युग को हर कला के विकास के कारण सुनहरी युग कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। शाहजहां, शाहजहां 100% आएगा सवाल ये। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी की मुस्कान की तुलना किससे की जाती है? मोनालिसा से की जाती है। मोनालिसा, मोनालिसा। कौन सा सवाल चलेगा? 47। दक्कन शैली के चित्र में प्रसिद्ध जोड़ी गुरु शिष्य को दिखाया गया है जिनका नाम है निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। राजा रवि वर्मा ने किस रंग का प्रयोग किया? तेल रंग। बंगाल स्कूल के जन्मदाता हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। यामिनी राय के क्रूज फिक्सिंग चित्र में कौन सा रस है? करुण रस है। चित्र में हाँ, लिख लीजिए कौन सा रस है? करुण रस है। अमृता शेरगिल के दुल्हन का श्रृंगार चित्र में दुल्हन के हाथ में किस रंग से रंगे हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता भाई ये भी पेपर में। लाल रंग से। हाँ जी, लाल रंग से उसके जो है हाथ रंगे हैं। संथाल परिवार की मूर्ति बनी है। संथाल परिवार की मूर्ति बनी है। 52 नंबर सवाल है। कंक्रीट से। कंक्रीट से, ये भी 100% आता भाई पेपर में, 100% आता। बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। किसने बनाया था? राम किंकर। अरे गलत नहीं छपा हुआ वो समझदार, ये पेपर में भी ऐसे ही आएगा। जो समझदार के लिए सारा काफी होता है। ठीक है, 100 ताल से समझ जाओगे आप, क्या संथाल परिवार की बात हो रही है। यस सर, परिवार लिखा हुआ है ना। हाँ जी, बंगाली भाषा होगी। किसने बनाई थी ये? हाँ, राम किंकर बैज की प्रसिद्ध मूर्ति है। आगे देखेंगे, ये कंक्रीट से बना हुआ है। मिट्टी और पत्थर का मिला जुला रूप है कंक्रीट। दिल्ली में रिजर्व बैंक के द्वार पर लगी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का मूर्तिकार था राम किंकर बैज। राम किंकर बैज मूर्तिकार थे, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। राम किंकर बैज के संथाल परिवार जब आप दिल्ली घूमने गए थे तब देखा होगा आप लोगों ने। हुसैन प्रारंभिक जीवन में चित्रण करते थे बैनर का, या होर्डिंग पेंटर थे, पोस्टर भी लिख सकते हैं। होर्डिंग पेंटर थे, होर्डिंग पेंटर थे, जो पिक्चर होती थी, पिक्चर के होर्डिंग बनाया करते थे। पिक्चर शुरुआत वहीं से की थी। कलमकारी चित्र के प्रमुख केंद्र स्थल माने जाते हैं।
कलमकारी चित्र के प्रमुख केंद्र स्थल माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम, तेलंगाना, गुजरात। ये देखिए भाई कलमकारी, ये काम कर रहे हैं कलमकारी से। एक सलाखा होती है इनके हाथ में, देख पा रहे हैं आप? कलमकारी से एक सलाखा होती है जिससे काम किया जाता है। और भी बहुत सारे चित्र, ये सब कलमकारी के ही चित्र हैं। ये भी स्पष्ट दिख रहा है, दिख रहे हैं ना? कलमकारी का मतलब है कि हाथ में क्या है, कलम ही है, उससे क्या कर रहे हैं, रंग भर रहे हैं इसमें। सर इसके इस टाइप जो रहते हैं, ये पहले इसका एक तरीका होता है, जैसा आपने एक देखा होगा कढ़ाई का काम करते, उस पे क्या होता है, एक ऐसा पेपर होता है, जैसे देखो ये वही पेपर है, इसको क्या बटर पेपर भी बोलते हैं और इसको ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हैं। ये ट्रेसिंग पेपर इसी काम आता है। इसमें क्या है, डाई के माध्यम से क्या है, छेद आकृति बनवा दी जाती है। डाई से आकृति बनाए तो उसमें क्या छेद हो जाते हैं, आकृति बन जाती है। उसे किसी भी कपड़े पर रखेंगे, ऊपर से उस पर पेंट करेंगे। सर ये स्कूल में आते हैं, हाँ वही वाला, वो नीचे छप जाता है, फिर उसके ऊपर क्या है, कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वो ठीक वही है, वो बना दिए सब। बनाने के बाद अब ये क्या, उसमें कलमकारी से क्या कर रहे हैं, ये रंग भर रहे हैं। समझ गए? ओके, कलमकारी है। कहाँ की है, प्रमुख केंद्र कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम, तेलंगाना और गुजरात। और ये कैसे कपड़े पर बनाए जाते हैं? हस्त निर्मित कपड़े पर अधिक बनाए जाते हैं। हस्त निर्मित कपड़े पर अधिक बनाए जाते हैं। देख रहे हैं ना कपड़ा। अगला है, निहाल चंद द्वारा चित्रित किशनगढ़ शैली की बनी ठनी किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ताजमहल की मीनारें किस शैली में बनी है? ईरानी शैली में। ईरानी शैली में। कहाँ से आई थी ये शैली? ईरान से ही आई थी। कौन लाए थे? मुगल लाए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां कौन थे? मुगलकालीन सम्राट थे। हाँ, तो शैली कौन सी हो गई? ईरानी। ईरान से आई तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ईरानी शैली बोलेंगे। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता कौन है? पंडित श्रद्धानंद फिल्लौरी। पंडित श्रद्धानंद फिल्लौरी। किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? सामवेद। सामवेद। भरतनाट्यम नृत्य शैली का स्रोत क्या है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। रुक्मणी देवी व वैजयंती माला किस नृत्य शैली की नर्तकी हैं? भरतनाट्यम की। कैसा ही है? भरतनाट्यम। यात्रा किस प्रदेश का रंगमंच है? बंगाल का। बंगाल का। भवाई किस प्रदेश की कला है?
गुजरात की। भवई कहाँ की है? गुजरात की। ये बंगाल पश्चिम सर 60 में आएगा दादा साथ साथ चलिए। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। हाँ, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था उसमें। जो ये भवई है, पहले ये हर जगह यही था भवई। जब तक दूरदर्शन नहीं था, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो क्या था? फिर भवई था। भवई में क्या होता है? इसमें नाटक किया जाता है। अच्छा, स्वांग किसी ने सुना? स्वांग सुना है? सुना है सर। पहले गांव में होता था। हाँ, तुम समझ गए स्रोत। स्वांग उसी को कहते हैं। विभिन्न विभिन्न कई सारे लोग अलग अलग पात्र मिल करके उसमें अपना अपना क्या करते हैं? अपना अपना रोल अदा करते हैं। किसी का कुछ है, तो उसको स्वांग बोलते हैं। किसको? भवाई को। लिख सकते हैं। लोक कला है, लोक नाटक कला है, लोक नाट्य कला है। रागिनी की तरह होता है, गा गा के बोलते हैं। हाँ, वो भी इसी में आ जाएगा। लोक नाट्य कला है, जिसको स्वांग भी बोलते हैं। स्वांग। नौटंकी किस प्रदेश की कला है? उत्तर प्रदेश की। क्यों सरोज? नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। भांड पाथर किस प्रदेश की कला है? ये कश्मीर की है। इनमें से एक जरूर आएगा भाई। यहां से एक सवाल बनता है। विजय मेहता, अरविंद देशपांडे किस भाषा के रंगकर्मी हैं? मराठी भाषा के रंगकर्मी हैं। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? सुरबहार। सुरबहार, सितार उसी को कहते हैं। सुरबहार छोटा होता है, सितार सुरबहार जो है सितार का ही बड़ा संस्करण है। सितार लिखा तो अभी सही करेंगे उसको। सुरबहार सितार का ही बड़ा संस्करण है। विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? ये गिटार के हैं। अफीम खाने की बुराइयों का चित्रण करने वाली पुस्तक कन्यार कीर्तन के लेखक हैं हेमचंद्र बरुआ। हेमचंद्र बरुआ। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसकी पुस्तक है? हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू की है। अब पुत्री की जगह पुत्र के नाम तो किसके हैं? ये इब्राहिम लिंकन के होंगे। जवाहरलाल नेहरू के हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम। कौन सी थी पुत्री? इंदिरा गांधी। उसके नाम पत्र लिखते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल। ये भी जवाहरलाल नेहरू की। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उच्चतम पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? केन सारस। केन सारस। देखा होगा आपने, गांव में रहता है। ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? केन सारस, जिसको क्या बोलते हैं? हंस भी बोलते हैं। अब ये ऐसे ही नहीं बनाया है, इसमें देखो बच्चे भी इनके दो नीचे। इसकी विशेषता है इस पक्षी की, इसी पक्षी में ये खास है, अगर दूध और पानी एक बर्तन में मिला कर रखेंगे तो ये उसको अलग अलग कर देगा। यानी उसमें से केवल दूध पिएगा, पानी नहीं पिएगा। ये इसकी खासियत है। दूसरा ये अपने जीवन काल में केवल एक ही व्यक्ति को चुनता है, यानी कि एक ही साथी को चुनता है। पूरे जीवन भर फिर ये उसी के साथ रहता है, दूसरा साथी नहीं चुनता। और अगर एक की मृत्यु हो जाएगी तो दूसरा भी कुछ समय के बाद अपने प्राण त्याग देगा। वो खाना पीना सब छोड़ देता है। इसमें बेहद सीखने वाली चीज है इस पक्षी में, इसीलिए इसको कैसा यूपी का राजकीय पक्षी कहा गया है इसको। और ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, सबसे ऊंची उड़ान भरता है। सर बात से पूछा। हाँ, केन सारस।
आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी द्वारा किस वर्ष में की गई? 1921 में की गई। अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। जहांगीर ने आगरा में किस चित्रकार के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की? आकारिजा। आकारिजा। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शक्ति का, साहस का, कॉमा लगा करके लिखेंगे, शक्ति का, साहस का, त्याग का, वीरता का, राष्ट्रीय एकता का, वीरों के बलिदान का, इन सब का प्रतीक है। ये सवाल आएगा पेपर में भाई, निश्चित आएगा। तिरंगे की श्वेत पट्टी के बीच का चक्र किस रंग का है? नीला, इसे नेवी ब्लू बोलते हैं। ये 100% आता है सवाल, मुझे बेहद अच्छे से याद है। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे यही सवाल पूछा था, इसलिए मैं कभी नहीं भूलता इस सवाल को। इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा था, जो अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने। लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? 3:2। अनुपात का नियम आप पढ़ चुके हैं। अनुपात का नियम आप बताइए रुस्तम, बताइए। 1:2:3:5:8। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना भी जोड़ सकते उसमें, पिछली दो संख्याओं का योग। हाँ, पिछली तो संख्याओं का योग अनुपात। 1:2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3:5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। हाँ, ऐसे जुड़ते जाएंगे। भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी। 5 अगस्त 1954, 5 अगस्त 1954 को हुई थी। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रीय धरोहर किस सन में घोषित की गई? बेहद इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। 1987। हाँ जी, 1987, 87। जनजातीय लोक कला के विकास में योगदान के लिए कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान। रूपंकर, कलाओं व रंग कर्म के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? पिंगाली वेंकैया नायडू। सर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कालिदास सम्मान दे रहा है। जनजातीय लोक कला के लिए है, जनजातीय, उसे भी देखिए। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? पिंगाली वेंकैया नायडू। 1921 में डिजाइन किया था। इतिहास, कला, संगीत, राजनीति आदि से जुड़ी फिल्मों का निर्णय कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल फिल्म से संबंधित भी आता है, ठीक है भाई। पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन। पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन। ललित कला अकादमी के सचिव कौन है? राजीव कुमार। लिख लीजिए, राजीव कुमार। ये बदलते रहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन अब बदल भी गए तो पेपर में छप चुके होंगे, तो इसलिए यही आएंगे। राजीव कुमार। एमएफ हुसैन का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 96 वर्ष की आयु में हुआ था, लंदन में। 9 जून 2011 को। 9 जून 2011 को हुआ था। 96 वर्ष की उम्र में लंदन में हुआ था। और लंदन में ही ब्रुकवुड सेमेट्री में दफनाया गया था। ब्रुकवुड सेमेट्री में इनको दफनाया गया था। डिटेल जानना है तो फिर वहीं पहुंचिए थ्योरी में, जहां एमएफ हुसैन का मैंने लिखवा रखा है। निम्न में से भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? एमएफ हुसैन को कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा। पिकासो की
न्यूट ग्रीन एंड वट शीर्षक से बनी पेंटिंग सबसे महंगी कलाकृति में शुमार है। यह कितने में बिकी? 2.3 अरब में। हाँ जी। हाथी दांत का स्केल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, लोथल से। ईंट पर बिल्ली व कुत्ते का पद किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चंद्रद्रोह से। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। गृह त्याग के उपरांत बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कालाम। अलार कालाम इनके पास गए थे। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? गुरु। क्या नाम सर? अलार कलाम। हाँ, अलार कालाम। कालाम, अलार कालाम। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली के अंतर्गत बनी? मथुरा। इंपॉर्टेंट सवाल है। सर गांधार लिखना। मथुरा नहीं, गांधार नहीं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ प्राप्त हुई है? कालीबंगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, कालीबंगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी। वासुकी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली। गांधार कला शैली। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूट। इंपॉर्टेंट सवाल है। पुराणों की कुल संख्या है 18। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय शिल्प सड़ंग के रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ ठाकुर। इंपॉर्टेंट सवाल। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ पहले पढ़ चुके हैं, तब प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? शिला। इंपॉर्टेंट सवाल है। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्जापुर। इंपॉर्टेंट सवाल है। मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री जगदीश गुप्त। इंपॉर्टेंट सवाल है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? भोगवा। इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? चिकोटी। इंपॉर्टेंट सवाल है। चिकोटी। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं, उस पे भी है, लेकिन मयूर के जो अभिलेख है इस पे जो है मयूर, इसके अशोक की किसका प्रतीक था? इनके शासन का प्रतीक था और अशोक के विचारों का प्रतीक था मयूर। मयूर बहुत सारी जगह पे है नहीं, ठीक है। इलाहाबाद। मयूर को अशोक के शासनकाल के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, इसलिए शांति, सौंदर्य व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसको शांति, सौंदर्य व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। अशोक के विचारों का प्रतीक माना जाता था मोर को। बुद्ध के जन्म के प्रतीक को किस रूप में बनाया गया है? कमल।
पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा में है? 1 नंबर। सर्वनाश व माया देवी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? 2 नंबर। इंपॉर्टेंट है ये सब। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहते हैं? 4थी गुफा को। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला क्रैमरिस को। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? पर्सी ब्राउन ने। अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? सुनहरा रंग। चाइल्ड आर्ट के लेखक हैं डब्ल्यू बोयला। चाइल्ड आर्ट के लेखक हैं डब्ल्यू बोयला। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किस रूप में किया है? राधा के रूप में। लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है? बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। लाल पुष्प। पौधों और फूलों के चित्रण के लिए भी जाना जाता है मंसूर को। नक्काशी का कार्य, इनमें भी नक्काशी का कार्य वैसा ही करता था। कैसा? हाँ, जैसे पक्षी चित्रण में करता था। बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं प्रकृति से संबंधित, ये सब मंसूर के ही हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में। दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार आता है। सर 122 122 छूट गया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। 1739 में नादिर शाह ने इसको लूट लिया था। किसको? मयूर सिंहासन को। और लूट करके कहाँ ले जाया गया? ईरान ले गया था। इसमें क्या था? हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। 1739। इसको नादिर शाह लूट कर ले गया था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। अब सर इसमें इसके- कोई नहीं हो रही है। हाँ, कोई नूर अब पता नहीं है कहाँ है, किसके पास है वो। मुगल, हाँ जी बोलो। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता? 100% आता, हर पेपर में रहता। विजात। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा? रामायण। रामायण। अब अच्छे से इनको चेक करो, देखो गलती ना हो।